सभी देशवासियों को हमारी तरफ से ढेर सारी नववर्ष की शुभकामनाएं। ईश्वर से कामना करते हैं कि आपकी 2023 का सफर सुनहरा भरा पल हो। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। आपको बता दें, इस नए साल के पहले महीने यानी जनवरी में किसानों से लेकर केंद्रीय कर्मचारियों तक को गुड न्यूज मिलने वाली है। किसानों को पीएम सम्मान निधि की 13वीं किस्त का इंतजार है, तो वहीं केंद्रीय कर्मचारियों को बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता मिलने की उम्मीद है। आइए डिटेल में समझते हैं। देश के 12 करोड़ से ज्यादा किसानों को प्रधानमंत्री सम्मान किसान निधि योजना की 13वीं किस्त का इंतजार है। सरकार जनवरी 2023 के पहले सप्ताह में ही पीएम किसान की 13वीं किस्त ट्रांसफर कर सकती है। केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ता यानी डीए मिलने वाला है। आमतौर पर इसका ऐलान मार्च में होता है, लेकिन भत्ते का कैलकुलेशन जनवरी से ही होने लगता है, जो केंद्रीय कर्मचारियों को एरियर के रूप में मिलता है। जनवरी से जून छमाही के लिए महंगाई भत्ते में 4% की दर से बढ़ोतरी हो सकती है। आपको बता दें, यूपी के पीलीभीत से बीजेपी सांसद वरुण गांधी आए दिन अपने ही सरकार के खिलाफ बगावती सुर छेड़ते रहते हैं। इसको देखते हुए कयास लगाए जा रहे कि वरुण गांधी जल्दी ही बीजेपी का दामन छोड़ किसी और पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं। हाल ही में उन्होंने हिंदू मुस्लिम से जुड़ा बयान दिया है। इससे पहले उन्होंने किसान आंदोलन के समय खुलकर अन्नदाताओं के पक्ष में बोला था। हाल के दिनों में चर्चा है कि बीजेपी सांसद वरुण गांधी कांग्रेस का रुख कर सकते हैं। इसको लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और भारत जोड़ो यात्रा की अगुवाई कर राहुल गांधी से भी सवाल किया गया है, जिस पर उन्होंने सीधे जवाब देने के बजाय गोल गोल जवाब दिया है। शनिवार को वरुण गांधी से जुड़े सवाल पर राहुल गांधी ने कहा कि वरुण गांधी के पार्टी में शामिल होने या नहीं होने का सवाल खड़गे जी से करिए। उन्होंने आगे कहा है कि वैसे तो भारत जोड़ो यात्रा में उनका यह सबक स्वागत है, लेकिन वो बीजेपी में है, उनको दिक्कत हो जाएगी। वरुण गांधी अभी बीजेपी में है और पीलीभीत से लोकसभा सांसद है। कई मुद्दों पर वरुण गांधी केंद्र सरकार पर हमला करते रहते हैं। नए साल के स्वागत के लिए दिल्ली समेत पूरा देश तैयार है। लोगों की तरफ से हर्षोल्लास के साथ इसके आगमन की तैयारी की जा रही, लेकिन 2022 में अनेक ऐसी घटनाएं घटी है जिसको लेकर दिल्ली देश दुनिया के केंद्र में बना रहा। राजनीतिक, सांप्रदायिक और आपराधिक घटनाओं में से कुछ ने दिल्ली को गहरे जख्म दिए हैं, लेकिन नए संकल्प और ऊर्जा के साथ दिल्ली साल 2023 में प्रवेश करने जा रही। हनुमान जयंती के अवसर पर दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में शोभा यात्रा निकाली गई थी। इस दौरान शरारती तत्वों की तरफ से यात्रा पर पथराव करने की वजह से माहौल बिगड़ गया था और इस हिंसा में आधा दर्जन पुलिसकर्मी समेत 21 लोग घायल हुए थे। इस घटना के बाद कई हफ्तों तक राजधानी के कई इलाकों में तनावपूर्ण माहौल था, लेकिन प्रशासन के सूझबूझ की वजह से अन्य इलाकों में धधक रही चिंगारी को शांत किया गया है। सिराथू की विधायक पल्लवी पटेल ने 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर सभी विपक्षी दलों को एकजुट होने की बात कही है। इस पर बोलते हुए सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि जहां परिवार में फूट होती है वे विनाश की ओर जाता है। उन्होंने कहा है कि यह पल्लवी पटेल का सार्थक बयान है, अच्छी सोच है, लेकिन दुर्भाग्य है कि जो पिछड़े और दलित की दुहाई देने वाले बड़े नेता है अखिलेश यादव और मायावती दोनों आपस में खुद ही लड़ रहे, यही पिछड़े और दलित के दुश्मन है। ओम प्रकाश राजभर ने आगे कहा कि अगर यह पिछड़े और दलित के हितैषी है तो इन दोनों को इकट्ठे हो जाना चाहिए। इन दोनों का वोट उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने के लिए है, लेकिन दोनों अलग अलग बांट देते हैं और उसका नुकसान आम लोगों को उठाना पड़ता है, जिसका उदाहरण 69,000 शिक्षक भर्ती है जिसमें पिछड़े और दलित का नुकसान हुआ है। 65,000 भर्ती में पिछड़े और दलित का नुकसान हुआ है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिना नाम लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस पर बड़ा हमला किया है। उन्होंने सवाल किया कि स्वतंत्रता आंदोलन में आरएसएस की क्या भूमिका थी। आजकल आधुनिक भारत के नए पिता की चर्चा हो रही, अखबारों में छप रहा। नीतीश कुमार ने पीएम मोदी का नाम लिए बिना कहा कि आजकल नए भारत के नए पिता की चर्चा हो रही। क्या किया है उन्होंने? देश के लिए कुछ काम किए हैं क्या? कहाँ भारत आगे बढ़ा है? कौन सा काम हुआ है? नीतीश कुमार ने पीएम मोदी का बिना नाम लिए निशाना साधा और कहा कि नई टेक्नोलॉजी जो आ गई है उसका जबरदस्ती रूप से उपयोग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इनको आजादी की लड़ाई से मतलब नहीं है, आरएसएस को आजादी से लड़ाई मतलब नहीं था। बिहार सीएम ने कहा कि हमारे पिता आजादी की लड़ाई में शामिल थे, वे हमें एक बात बताते थे, बापू के योगदान को भूला जा सकता है क्या? लेकिन कुछ लोग आजकल अपने आप को सच्चा देशभक्त बताने पर तुले हैं।
कोरोना के खतरे को देखते हुए भारत, अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस समेत कई देशों ने चीन से आने वाले यात्रियों के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। इन देशों में चीनी यात्रियों की एंट्री के लिए शर्तें लागू कर दी गई है। नए नियमों के मुताबिक इन देशों में चीन से कोई भी यात्री आता है तो उसे कोविड का नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य होगा, अन्यथा उसे देश में एंट्री नहीं मिल सकेगी। दरअसल चीन में जीरो कोविड पॉलिसी में छूट दिए जाने के बाद कोरोना के मामलों में तेजी देखी गई है। दरअसल पाबंदी लगाने वाले इन देशों ने चीन की तरफ से कोरोना से होने वाली मौतों, मरीजों की संख्या और संभावित नए वेरिएंट के बारे में वास्तविक जानकारी नहीं देने का आरोप लगाया है। हालांकि चीन का दावा इससे उलट है। चीन का कहना है कि इन प्रतिबंधों के पीछे असली मंशा चीन के 3 साल के कोविड नियंत्रण के प्रयासों को तोड़ना है और देश के सिस्टम पर हमला करना है। चीन का यह बयान अमेरिका द्वारा जारी किए गए निर्देशों के बाद आई है। कन्याकुमारी से कश्मीर तक की भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे राहुल गांधी अपने व्हाइट कलर टी शर्ट को लेकर भी चर्चाओं में हैं। कड़ाके की ठंड में भी राहुल गांधी दिल्ली में हाफ टी शर्ट पहने हुए दिखाई दे रहे हैं। शनिवार को राष्ट्र राजधानी में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक बार फिर टी शर्ट पहनने की वजह पूछी गई है। इसके जवाब में राहुल ने कहा कि वे सर्दी से नहीं डरते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब एक रिपोर्टर ने राहुल गांधी से टी शर्ट पर सवाल किया तो उन्होंने जवाब दिया है, मेरी टी शर्ट से इतनी डिस्टर्ब क्यों हो रही है? यहाँ एक भी टी शर्ट में नहीं बैठा है। क्या आप चाहते हो कि मैं स्वेटर पहन लूं? उन्होंने हल्के फुल्के अंदाज में कहा है कि यात्रा के बाद आपके लिए एक वीडियो बना दूंगा जो ठंड में टी शर्ट पहनकर कैसे चला जाता है। कांग्रेस सांसद ने मजाकिया अंदाज में रिपोर्टर को गुरुजी संबोधित करते हुए कहा कि अपने स्वेटर क्यों पहना है? इसके कारण है कि आप सर्दी से डरते हैं। मैं सर्दी से नहीं डरता हूँ, सीधी सी बात है। मुझे अब तक ठंड नहीं लग रही। मैं सोच रहा हूँ कि जैसे ही मुझे ठंड लगनी शुरू हो जाएगी फिर मैं स्वेटर पहन लूंगा, लेकिन अब तक ठंड नहीं लग रही है। राहुल गांधी से हाल ही में टी शर्ट पर यह भी कहा गया था कि देश के गरीबों, किसानों, छात्रों से यह बात क्यों नहीं पूछी जाती है कि उन्हें क्यों नहीं ठंड लगती है। उन्होंने कहा कि मुझसे पूछा जाता है कि आपको ठंड नहीं लगती है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि देश के छात्रों, किसानों और गरीबों से यह बात क्यों नहीं पूछी जाती है कि उन्हें ठंड लगती है या नहीं। बिहार में इन दिनों हेलीकॉप्टर और जेट की होने वाली खरीदारी पर खूब राजनीति हो रही है। बीजेपी लगातार इसे लेकर सरकार को घेर रही और कई सवाल भी उठा रही है। वहीं इस मुद्दे को लेकर कोलकाता से पटना एयरपोर्ट पर पहुंचे डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से सवाल किया गया तो बीजेपी पर भड़क गए हैं। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर बीजेपी ओछी राजनीति कर रही। सुशील मोदी क्या कभी सरकारी हेलीकॉप्टर नहीं बैठे हैं? तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार में आखिरी बार कब जेट खरीदी गई थी? जगन्नाथ मिश्रा के समय में खरीदारी हुई थी। आज उस जेट की क्या स्थिति है? आज बिहार को इसकी ज्यादा जरूरत है। बिहार में अब तक जेट को लीज पर ली जाती थी। बिहार के पास अपना क्यों नहीं होना चाहिए? गुजरात सरकार लेती है। भारत सरकार को 2 जहाज 4-4 हजार करोड़ की लेती है तो बहुत अच्छा है। बिहार सरकार काम के लिए ले रही है। डिप्टी सीएम ने कहा कि सरकारी काम में कोई परेशानी नहीं हो, जल्द से जल्द सरकारी काम का निपटारा हो जाना है, इसलिए जेट और हेलीकॉप्टर को लिया जाता है। वहीं उन्होंने आगे बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि जेट और हेलीकॉप्टर से कौन प्रचार प्रसार कर सकता है? केंद्र में आज जितने भी मंत्री हैं सभी जेट से घूमते हैं। इस मुद्दे पर बीजेपी गंदी राजनीति कर रही है। सभी स्टेट के पास है। कोलकाता सरकारी काम से प्राइवेट फ्लाइट से गया है, लेकिन योगी आदित्यनाथ कोलकाता किससे गए थे इस बारे में पता कीजिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कर्नाटक में भाजपा के अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। उन्होंने 2023 में होने वाले राज्य विधानसभा चुनाव को लेकर लोगों से अपील की है कि कर्नाटक में अधूरी सरकार न बनाए, 2/3 बहुमत से सरकार बनाए। भाजपा अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ेगी और कर्नाटक में अपने दम पर सरकार बनाएगी। बेंगलुरु में शाह ने कहा कि कांग्रेस के लिए सत्ता हासिल करना भ्रष्टाचार करने का एक तरीका है, लेकिन हमारे लिए यह लोगों के जीवन को बेहतर बनाना है। 7 राज्यों के हालिया चुनाव में 5 राज्यों में भाजपा जीती है और 4 राज्यों में कांग्रेस का सफाया हो गया। उन्होंने कहा कि जैसे जुड़े लोग अफवाह फैला रहे हैं कि भाजपा उनके साथ गठबंधन करेगी। मैं कर्नाटक को स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं कि बीजेपी अकेले चुनाव लड़ेगी और राज्य में सरकार भी बनाएगी। नए साल से पहले पहाड़ी इलाकों में भीड़ बढ़ गई है। लोग नए
साल 2023 का स्वागत करने के लिए पहाड़ी इलाकों में बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। उत्तराखंड के मसूरी से लेकर नैनीताल और हिमाचल के शिमला से लेकर मनाली तक पर्यटकों से फुल हो गए हैं। भीड़ बढ़ने के कारण इन इलाकों में लोगों को ट्रैफिक की समस्या से जूझना पड़ रहा। हिमाचल के मनाली से कुछ फोटो वीडियो भी सामने आए हैं जिनमें कारों की लंबी लाइन देख सकते हैं। देश की राजधानी दिल्ली और इसके आसपास के शहरों में शनिवार को कुछ देर की राहत के बाद कड़ाके की ठंड फिर लौट आई है। लोग कांपते ठंड से खुद को बचाने के लिए सड़कों के किनारे अलाव तापते नजर आए हैं। तुर्कमान गेट पर अलाव के पास बैठे एक बस चालक ने आज भीषण शीत लहर चल रही, वहीं एक बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा है आज बहुत ठंड है, हम इससे राहत के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। आपको बता दें कि भारत मौसम विज्ञान विभाग ने पहले भविष्यवाणी की थी 31 दिसंबर और 1 जनवरी से हरियाणा, चंडीगढ़ और नई दिल्ली में शीतलहर की स्थिति बनी रहेगी। 28 दिसंबर को एक ट्वीट में आईएमडी ने कहा था कि अगले 48 घंटों के दौरान उत्तर पश्चिम भारत में घने कोहरे और शीतलहर की स्थिति में कमी आएगी। 31 दिसंबर से उत्तर पश्चिम भारत में घने कोहरे और शीतलहर का नया दौर शुरू होने की संभावना है। पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने GNS न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।